तो कंट्रोल फाइल की हम बात कर रहे थे बेटा, और कंट्रोल फाइल के बारे में मैंने आपको बताया कि जो डेटाबेस की डाटा डिक्शनरी होती है ना, डाटा अबाउट डाटा जो होता है, वो बेसिकली हार्ड ड्राइव में जिस फाइल में रखा जाता है उसका नाम कंट्रोल फाइल होता है। इसके साथ साथ रिकवरी मैनेजर का एक हमने कॉन्सेप्ट देखा कि रिकवरी मैनेजर जो रिकवरीज परफॉर्म करता है ना, उसके बारे में भी जो डिटेल होती है वो भी बेसिकली कंट्रोल फाइल में पड़ी होती है। और इसके अलावा आपके बाकी जो अदर फाइल्स हैं, जैसे आपके पास रीडू लॉग फाइल है, आपके पास डाटा फाइल है, आपके पास आर्चिव फाइल है, नो आर्चिव फाइल है, आपके पास पैरामीटर फाइल्स हैं, उनके नेम और उनकी लोकेशंस भी आपके पास कंट्रोल फाइल के अंदर सेव्ड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की थी, इन एडिशन द कंट्रोल फाइल मेंटेन्स इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय रिकवरी मैनेजर, कि रिकवरी मैनेजर ने जो इंफॉर्मेशन यूज करनी है वो भी कंट्रोल फाइल में ही पड़ी होगी। मसलन such as persistent recovery management settings and types of backups that have been performed on the database, कि आपने कौन कौन सा बैकअप परफॉर्म किया, कब परफॉर्म किया, टाइप ऑफ बैकअप कौन सी थी, ये सारा कंट्रोल फाइल के अंदर जो है वो मेंटेन्ड होगा। बैकअप्स की टाइप वैसे हम पढ़ेंगे भी आगे जाके, और रिकवरी मैनेजर के बारे में जाके पढ़ेंगे। तो ये कंट्रोल फाइल यहाँ तक इसने जो है वो अपने पास चीज़ें रखनी होती हैं। कंट्रोल फाइल को भी आप मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। मतलब एक कंट्रोल फाइल की कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर, डिस्क के ऊपर, और इसको करने के लिए आप ASM यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटेड स्टोरेज मैनेजमेंट। ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में उसने ये चीज लिखी हुई है कि मल्टीपल कॉपीज क्रिएट की जा सकती हैं ताकि आप लोग किसी किस्म की प्रॉब्लम से इन फ्यूचर बच सकें, फेलियर से बच सकें आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है। आगे आ जाएं, आर्चिव लॉग फाइल्स। बेसिकली दो मोड्स होते हैं आपके पास, एक आर्चिव मोड होता है और एक नो आर्चिव मोड होता है। यहाँ हमने इस आर्चिव फाइल्स के अंदर बेसिकली रीडू लॉग फाइल्स की ही बात करनी है, लेकिन दो मोड्स के पर्सपेक्टिव में बात करनी है। एक आपका आर्चिव मोड होता है, एक नो आर्चिव मोड होता है। नो आर्चिव मोड को ऑनलाइन कहते हैं और आर्चिव मोड को ऑफलाइन मोड कहते हैं। ठीक है, या आप इसको नो आर्चिव मोड को ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स कह सकते हैं, और आर्चिव मोड को ऑफलाइन रीडू लॉग फाइल्स भी कह सकते हैं। इस तरह से इनको जो है वो बेसिकली यूज किया जाता है। अब इसमें वो कहता है कि जब आप नो आर्चिव मोड में काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी रीडू लॉग फाइल्स का जो सर्कुलर रीयूज था, आपको पता है हमारी रीडू लॉग फाइल सर्कुलर रीयूज की जा रही होती हैं, एक खत्म होती है दूसरी यूज होनी शुरू हो जाती है। तो कहता है आपकी जो रीडू लॉग फाइल्स है उनका जो सर्कुलर रीयूज है, उसका मतलब है कि रीडू लॉग एंट्रीज आर नो लॉन्गर अवेलेबल इन केस ऑफ फेलियर। कि सर्कुलर रीयूज का मतलब है अगर आपका कोई फेलियर हो जाता है तो आपकी जो रीडू लॉग फाइल्स की एंट्रीज हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी। आपकी रीडू लॉग फाइल्स की एंट्रीज जो है वो हमारे पास सेव्ड नहीं होंगी, अवेलेबल नहीं होंगी। आगे वो बात करता है कि ऑनलाइन मोड में काम करने का फायदा ये है, या नो आर्चिव मोड में काम करने का फायदा ये है कि नो आर्चिव मोड जो है आपके डाटा की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है, आपके डेटाबेस की डाटा की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। कब प्रोटेक्ट करेगा? जब कोई इंस्टेंस फेलियर होगा या सिस्टम क्रैश होगा या कोई इस तरह का इशू होगा। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहता है बिकॉज ऑल ट्रांजेक्शंस दैट आर कमिटेड बट नॉट येट रिटर्न टू डाटा फाइल्स। वो कहता है आपकी तमाम ट्रांजेक्शंस जो कमिट तो हो चुकी हुई थी लेकिन अभी आपने डाटा फाइल्स में लिखी नहीं थी हुई, वो तमाम ट्रांजैक्शंस डाटा फाइल में भी नहीं लिखी गई, लेकिन वो तमाम ट्रांजैक्शंस अभी भी ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। क्योंकि नो आर्चिव मोड का मतलब होता है ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स, क्लाउड्स के ऊपर रीडू लॉग फाइल्स बनी होती हैं, वहां साथ साथ चीजें सेव की जा रही होती हैं। तो जब आपकी ट्रांजैक्शंस कमिट हो चुकी हों लेकिन डाटा फाइल्स में लिखी ना गई हो और पावर फेलियर हो जाए या कोई क्रैश हो जाए, तो क्या होगा, आप ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स में से डाटा को लेंगे और ओरिजिनल डाटा फाइल्स में लिख देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपके डेटाबेस की जो इंटेग्रिटी होगी वो मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं कि डेटाबेस में कुछ छोड़ पड़ा हुआ है और डाटा फाइल्स में कुछ छोड़ पड़ा हुआ है, दोनों में सेम चीजें आ जाएंगी। ये इसी तरह से जैसे हमने ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, कि ट्रांजैक्शन या तो रोल बैक हो जाती है या फुली कमिट हो जाती है, ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है।
फिर आर्चिव मोड में आ जाता है। आर्चिव मोड में क्या होता है, आप जब कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही होती है तो आप उस ट्रांजैक्शन की फील्ड रीडू लॉग फाइल्स, एक ऐसा नहीं कि आप एक ट्रांजैक्शन की जो फील्ड रीडू लॉग फाइल होती है वो मल्टीपल लोकेशंस पे फेंक रही होती हैं। डेटाबेस की फाइल, डेटा फाइल जो कि हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ी होती हैं, मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर आप क्या कर रहे होते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन की रीडू लॉग फाइल जो है वो सेव कर रहे होती हैं, ताकि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस पे फाइल्स पड़ी होंगी, हम किसी भी लोकेशन से उठा के फाइल्स को इजीली यूज कर सकें। तो ये यहाँ पे कहता है आर्चिव मोड सेंड्स द filled redo log files to one or more specified destinations and can be available to reconstruct the database at any given point। जब भी आपको रिकवरी करनी होगी तो आप किसी भी डेस्टिनेशन से वो फाइल उठा के फील्ड रीडू लॉग फाइल को उठाएं और रिकवर कर लें। मिसाल के तौर पे, इफ डिस्क ड्राइव कंटेनिंग डाटा फाइल्स क्रैशेस, अगर आपकी कोई डिस्क ड्राइव जो है वो क्रैश हो जाती है जिसमें डाटा फाइल्स पड़ी हुई हैं, द कंटेंट्स ऑफ डेटाबेस कैन बी रिकवर्ड टू पॉइंट इन टाइम बिफोर क्रैश। तो क्रैश से पहले वाली हालत पे आप वापस जा सकते हैं। कहते हैं अगर आप काम करते करते आप क्रैश हो जाती है डाटा फाइल आपकी जो कि किसी ड्राइव में पड़ी हुई है, तो आप क्रैश होने से पहले वाली जो हालत थी सिस्टम की वहां पे वापस जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं आपको पता है, मल्टीपल लोकेशंस पे फाइल्स पड़ी हुई हैं, वहां से रिकवर कर लें। गिवन अ रीसेंट बैकअप ऑफ डाटा फाइल्स एंड रीडू लॉग फाइल्स दैट वर जनरेटेड सिंस बैकअप अकर्ड। कि आप जो रीसेंट बैकअप आपने क्रिएट किया होगा आप उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात की गई है। फिर नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल। जी जाग रहे हैं सब लोग? यस सर। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। हेलो। जी सर। जी जी। ठीक, तो नेक्स्ट आपके पास है इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स। अभी मैंने अच्छा, आपको ये कल पढ़ लेंगे। जी जी, ये कल कर लेंगे। बस ये वाली करवा दूं, ये लास्ट वाली करवा देता हूँ, बाकी कल कर लेंगे। मर्जी आपकी। इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है, मैं ये रीड नहीं करूंगा, ये सिर्फ रीड आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, मैं सिर्फ बता देता हूँ। देखिए आपके जब डेटाबेसेस की बात करते हैं, चाहे वो ओरेकल हो या कुछ अदर डेटाबेसेस आपके पास हों, तमाम डेटाबेसेस में कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स को आपने इनिशियल वैल्यूज असाइन करनी होती हैं, ठीक है। और मल्टीपल डाटा फाइल्स के लिए आपने उन पैरामीटर्स को यूज करना होता है। तो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स वो फाइल्स हैं जिनके अंदर बेसिकली आपके पैरामीटर्स पड़े होंगे, ठीक है। अब दो तरह की फाइल्स यहाँ पे जो है वो यूज की जा रही होती हैं, एक सिंपल फाइल्स हैं और एक सर्वर पैरामीटर फाइल्स हैं। अगर मैं सिंपल टेक्स्ट बेस्ड फाइल्स की बात करूं तो सिंपल टेक्स्ट बेस्ड फाइल्स जो हैं उनको जो उसने नाम दिया हुआ है वो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इनिट ब्रैकेट्स में SID.ORA, ठीक है जी। एक ये है नाम इनका, या इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं INIT.ORA, ठीक है। इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स हैं और ओरा इनकी एक्सटेंशन है, ठीक है। init.ora या p फाइल्स पैरामीटर फाइल्स, ये दो फाइल्स हैं बेसिकली। जब कभी भी आप ओरेकल का इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो ये वाली दो फाइल्स जो हैं वो बेसिकली ओपन हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई ओपन ना हो तो एक सर्वर फाइल है जिसे आप SP फाइल कहते हैं, वो ओपन हो जाती है। अब या तो P फाइल या SP फाइल, इनमें से कोई एक फाइल ओपन होनी चाहिए। सपोज कैसे पता चलेगा कि ये फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई और कहां से ओपन होगी? जो आपका डेटाबेस का इंस्टेंस होगा ओरेकल का, वो सबसे पहले तो जो डिफॉल्ट लोकेशन है वहां से सर्वर पैरामीटर फाइल को ढूंढेगा, SP फाइल को ढूंढेगा। डिफॉल्ट लोकेशन कौन सी है? ये है, फर्ज करें यूनिक्स के लिए ये है, या आपके डेटाबेस के लिए जहां पे आपने इंस्टॉल किया होगा वहां से वो ढूंढेगा जाके।
वहां से या तो एसपी फाइल को ढूंढेगा या एसपी फाइल डॉट ओरा को ढूंढेगा। ठीक है, सिंपल एसपी फाइल डॉट ओरा कह सकते हैं या एसपी फाइल एंगल ब्रैकेट्स में SID डॉट ओरा कह सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक फाइल ढूंढेगा जाके। अगर सपोज इन दोनों में से कोई फाइल वहां पे डिफॉल्ट लोकेशन में ना पड़ी हो तो क्या होगा? अगर वहां पे इन दोनों में से सर्वर पैरामीटर फाइल में से कोई एक फाइल ना पड़ी हो तो फिर आपका इंस्टेंस जो है वो सर्वर पैरामीटर फाइल की बजाय सिंपल पैरामीटर फाइल को ढूंढेगा, क्योंकि पहली प्रेफरेंस है कि सर्वर पैरामीटर फाइल मिले। अगर सर्वर पैरामीटर फाइल ना मिले तो फिर दूसरी प्रेफरेंस ये है कि उसको पैरामीटर फाइल वहां से मिल जाए और वो पैरामीटर फाइल को जो है वो वहां से ढूंढ ले। ठीक है, पैरामीटर फाइल या उसका नाम ये init डॉट ओरा होगा, इन दोनों में से एक फाइल जो है वो ढूंढेगा वहां से। ठीक है जी, तो ये इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स का जो है इसने सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जब भी आपका इंस्टेंस जो है वो डेटाबेस का ऑन होता है या जब आपका डेटाबेस जो है वो डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट होता है तो वो इस तरह से वर्किंग करता है और डिफॉल्ट लोकेशन में से जो है पैरामीटर फाइल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। क्यों कोशिश करता है? क्योंकि जितनी भी डाटा फाइल्स आपकी हैं उन तमाम डाटा फाइल्स के साइज या जितनी भी रीडू लॉग फाइल्स हैं, जितनी भी अदर फाइल्स हैं, उन तमाम डाटा फाइल्स के अंदर यूज होने वाले पैरामीटर्स जो हैं वो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स में पड़े होते हैं। जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे, जब तक आप इसको लोड नहीं करेंगे, तब तक बाकी जो आपकी डाटा फाइल्स या बाकी जो आपकी अदर फाइल्स हैं वो आपके काम की नहीं रहेंगी। इसलिए इसको लोड करना जो है बड़ा जरूरी हो जाएगा आपके पास। जैसे यहाँ इसने एक बात बताई हुई है, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स रिगार्डलेस ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफाई फाइल लोकेशंस फॉर ट्रेस फाइल्स। के इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स का लोड होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपकी बाकी फाइल्स की लोकेशंस को स्पेसिफाई करता है कि बाकी फाइल्स कहाँ पड़ी होंगी। कैसे स्पेसिफाई करता है? इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स में पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स की मदद से हमें पता चलता है कि रीडू लॉग फाइल कहाँ पड़ी हुई है, आप उसकी लोकेशन क्या है, कंट्रोल फाइल की लोकेशन क्या है, ट्रेस फाइल की लोकेशंस क्या है, अल्टर्ड फाइल की लोकेशन क्या है, डाटा फाइल की लोकेशन क्या है। इस तरह से सारी चीजें जो है वो हमें इसी से पता चलती हैं। इसके साथ साथ हमें उनके साइजेस का भी इसी से पता चलता है, तमाम फाइल्स की लिमिट्स का भी इसी से पता चलता है, जो हमने तमाम फाइल्स को SGA में अलॉट की होती है। तो ये यहाँ तक है। बाकी SP फाइल का जो नीचे वाली लाइंस हैं इनको एक दफा आप पढ़ लीजिएगा, तो जो इसमें प्रॉब्लम होगी वो फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे। सिंपल SP फाइल की अगर आप यहाँ तक भी कर लें तो इनफ होगा। ये यहाँ तक ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं ये भी आपके लिए काफी होंगे अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक हमने जितनी बातें की हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक क्वेश्चन फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर का बन सकता है, या लॉजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर दोनों को एक्सप्लेन करें, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे बेशुमार डिस्कस किया है। कुछ टर्म्स हमने यूज किए हैं जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, जैसे ये आरमैन, इसके अलावा और भी कुछ हैं जो हमने देखनी है। तो ये सारी 1 बाय 1 फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई चीज है पूछने वाली तो पूछ लें। जी सर डाटा फाइल्स का अगेन थोड़ा बताइएगा। जी, देखिए आपका जो डेटाबेसेस होती हैं उनका डाटा तो टेबल्स में सेव हो रहा होता है, आपको तो यही लग रहा होता है, लेकिन बैकएंड पे हार्ड ड्राइव में कहाँ सेव हो रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्ड ड्राइव में सेव करवाना होता है। तो ओरेकल के अंदर वो कहता है जो हार्ड ड्राइव्स के ऊपर डाटा आपका एक्चुअली सेव हो रहा होता है वो डाटा फाइल्स में सेव हो रहा होता है। और डाटा फाइल्स क्या है? हार्ड ड्राइव के ऊपर मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है, जहां पे आपका ओरिजिनली डाटा जो है वो सेव हो रहा होता है। लेकिन लॉजिकली हमें यूं लग रहा होता है जैसे वो हमारे टेबल्स में सेव हो रहा होता है, लेकिन एक्चुअली हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यही होता है कि आपका डाटा जो है वो फिजिकल ड्राइव्स के ऊपर जाके सेव हो रहा होता है। तो फिजिकल ड्राइव्स के ऊपर जो फाइल्स हैं उनको हम बेसिकली यहाँ पे डाटा फाइल्स का नाम दे रहे हैं। जी, और ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ, फिर बाकी का फिर कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।